फोर्स लगाने पे कोई भी सॉलिड किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो हो गई उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जा रहा है। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। अब कोई भी किसी भी मटेरियल के लिए ग्राफ बनाओगे तो वो इसी ग्राफ का कोई एक पार्ट ही होगा। तो बेसिकली अगर हुक्स लॉ को 3 डिफरेंट कंडीशंस में बताया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन में, एक शेयरिंग के कंडीशन में जो एनसीईआरटी से मतलब अपडेटेड नीट के सिलेबस के हिसाब से वो आउट ऑफ एनसीईआरटी मतलब आउट ऑफ सिलेबस वाली बातें हैं, और थर्ड आता है बल्क मॉडल। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू माय क्लास और आप सबका स्वागत है अपने इस प्यारे से चैनल पे। और आज के सेशन में अपन करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का माइंड मैप देखने वाले। ठीक है, तो दोस्त इस माइंड मैप्स में क्या क्या चीजें हैं पूरे आपके नोट्स के जो की पॉइंट्स के में फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। एनसीईआरटी के जितने भी की पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी के जितने भी ग्राफ्स हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट की मतलब जो हिडन बातें एनसीईआरटी में लिखी हैं वो सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको मिल जाएंगी। लेकिन दोस्त मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस माइंड मैप को जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं तो उनसे ये मेरा कहना है कि दोस्त अगर आपके समय है आपके पास तो अपने शॉर्ट नोट्स की मैं बात करूं या मैं माइंड मैप्स की बात करूं, आप अपने खुद से बनाएं। ठीक है, ठीक है। रीजन ये है कि जब आप माइंड मैप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपने नोट्स को थॉरोली एक एक पॉइंट को बहुत समझ के लिखें, पढ़ेंगे और अपने की पॉइंट्स में उतारेंगे। फिर नोट्स को पढ़ने के बाद आप साइमल्टेनियसली एनसीईआरटी भी रीड कर रहे होगे तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक की पॉइंट आपकी आंखों से नजर से सामने से जाएगा और आपको उसको भी की पॉइंट्स के फॉर्म में अपनी कॉपी में लिखोगे। तो वो जो शॉर्ट नोट्स तुमने खुद से बनाए हैं, वो जो तुम्हारे अपने शॉर्ट नोट्स हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसको बनाने में आपकी बहुत मेहनत लगेगी। जैसा कि अगर आप एक शॉर्ट नोट्स ईमानदारी से बनाते हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटे की उस पर पीछे मेहनत लगती है। अब सर आप क्यों करा रहे हो फिर जब आप ऐसा करो? तो उस बेटा रीजन ये है कि वही मैंने कहा, अगर आपके पास समय है तो ये ऐसा काम करें। यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं जिनके साथ कंडीशन सेम नहीं है। उनके पास सिर्फ एक काम पढ़ना नहीं है, उनको और भी काम करने पड़ते हैं। ठीक है, उनके साथ सिचुएशंस थोड़ी डिफिकल्ट है। तो उन सारे बच्चों को थोड़ा उनकी जर्नी को ईज करने के लिए पीडब्ल्यू ये माइंड मैप सीरीज लेके आया हो। हम जैसे टीचर्स आप लोग को यहाँ पे पूरा चैप्टर कंसाइज करके कि आपका वो समय बच जाए और अपना बहुत माइंड मैप्स वाला पार्ट, ये वाली मेहनत वाला जो पार्ट है बैकग्राउंड, वो हम आपको देते हैं। तो इसमें पूरे आपके नोट्स, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन की पॉइंट्स, जो ग्राफ्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे रख दी गई है। अब शुरू करते हैं बच्चा पार्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे। तो जब मैं बोलता हूं दोस्त मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे अपन यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर। अब देखो सॉलिड्स अगर तुम देखो तो मेजरली कई तरीके के सॉलिड्स देखे होंगे, जैसे स्टील को भी देखा होगा। ठीक है, तो जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ब्रिजेस होते हैं या फिर बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें स्टील यूज किया जाता है। रीजन बहुत सिंपल सी बात है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो डीफॉर्म नहीं होता, उसके शेप एंड साइज में कोई चेंजेस नहीं आते। तो ये क्या है, उसकी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी। वहीं आपने प्लास्टिक जैसी भी कोई चीजें देखी होंगी कि थोड़ा कायदे से उन्हें दबा दो, थोड़ा ठीक ठाक फोर्स लगा दो तो वो डिफॉर्म हो जाती हैं और वापस अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाती। उनके शेप में, स्ट्रक्चर्स में चेंज लाना काफी इजी होता है। और एक तरीके के और आपने मटेरियल्स देखे होंगे जिसे अपन रबर कहते हैं, उन्हें उनके शेप में चेंजेस लाना काफी इजी होता है, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेते हैं। ऐसे मटेरियल्स को अपन इलास्टोमर्स कहते हैं। तो समझ रहे हो कौन सी प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं कि फोर्स के एप्लीकेशन पे उसके स्ट्रक्चर में किस तरीके के डिफॉर्मेशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फोर्स लगाने पे कोई भी सॉलिड किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो हो गई उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मतलब फोर्स लगाने पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किसकी? सॉलिड्स की। मोटा मोटा अगर बच्चा पार्टी में मैं बात करूं तो कैसे कैसी प्रॉपर्टीज की अपन यहां पे बात करने वाले हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, प्लास्टिक प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं,
और इलास्टोमर्स की बात करने वाले हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टी, प्लास्टिक प्रॉपर्टी एंड इलास्टोमर्स। तो सबसे पहले समझते हैं अपना पॉइंट नंबर 1, दैट इज इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स शेप एंड साइज ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपोज करती है अपने शेप एंड साइज में चेंज लाने को। ठीक है, तो जैसे मान लो स्टील ले लो, आयरन ले लो, इनमें फोर्स लगाओगे तो जैसे ही तुम फोर्स लगाते हो तो क्या कोई डिफॉर्मेशन आता है? नहीं आता। इनफैक्ट ह्यूमन एफर्ट से तुम अपनी ताकत लगा के स्टील और आयरन में डिफॉर्मेशन ला भी नहीं पाओगे। उसके लिए तुम्हें मैकेनिकल प्रेसेस लगेंगी, जो वो होते हैं आपकी, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेसिंग मशीन्स जो होती हैं। ठीक है, उन पे तुम जाके मशीन से उनको उनके शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशंस ला पाओगे। तो बेसिकली अगर मैं स्टील और आयरन या मेटल्स की बात करूं, इन जनरल मैं मेटल्स की बात करूं, तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो उनके शेप एंड साइज में एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे डिफॉर्मेशन बहुत डिफिकल्टी से आता है, या कोई डिफॉर्मेशन बहुत इजीली नहीं आता। मतलब जब आप फोर्स लगा के उनके शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं पूरी ताकत से, तो वो उतना ज्यादा अपोज कर रहे हैं। तो जिस बॉडी के शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन लाना जितना डिफिकल्ट है, वो उतना ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, पहली डेफिनेशन से ही इतनी सारी बातें समझ में आ रही है। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स शेप एंड साइज ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। यहां तक क्लियर है? या फिर और करके सेकंड डेफिनेशन भी सुन लीजिए, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी बॉडी की जो एबिलिटी है ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज, मान लो आपने उस पर फोर्स लगाया, उसमें थोड़े बहुत डिफॉर्मेशंस आए भी, थोड़े बहुत हल्के फुल्के आए भी, लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जा रहा है। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं? क्लियर है? पहली जो लाइन, पहली जो डेफिनेशन लिखी है, उससे आपको ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जिसकी शेप एंड साइज में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाने पे चेंजेस लाना जितना डिफिकल्ट होगा, वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा कंपैरेटिवली। ठीक है, तो टेक्निकली आप कह सकते हैं स्टील ज्यादा इलास्टिक है कॉपर से, एल्युमिनियम से, रबर से, बिकॉज रबर में आप इजीली फोर्स लगा रहे हो, इजीली डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, पहली बात यहां तक क्लियर है। दूसरी बात समझना, जब मैं कह रहा हूं इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अब आप कह दो कि सर इलास्टिक, स्टील इलास्टिक होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट देना किसी भी मटेरियल के लिए गलत है कि ये इलास्टिक है, ये प्लास्टिक है। कोई भी बॉडी इलास्टिक भी हो सकती है, प्लास्टिक भी। क्या स्टील के शेप एंड साइज में चेंजेस लाया जा सकता है? हाँ, लेके आना डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसके शेप एंड साइज में लेके आना, वो उतना ज्यादा इलास्टिक। कंपैरेटिव बातें करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि ये बॉडी इलास्टिक बॉडी है, ये प्लास्टिक बॉडी है। एक कंपैरेटिव स्टडी होती है, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, ज्यादा इलास्टिक है, मतलब उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस लाना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अदर बॉडीज। अगर मैं बात करूं, एल्युमिनियम थोड़ा हल्का मेटल होता है, तुरंत मुड़ जाता है, एज कंपैरेटिव बात। तो इलास्टिसिटी क्लियर हो गया। अब प्लास्टिसिटी क्या होता है? उसका उल्टा, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस। मान लो आपने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया, मान लो ये प्लास्टिक की बॉडी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चा पार्टी, इस पे कायदे से फोर्स लगा दिया एक, ठीक है, तो क्या हो गया? देखो ये पिचक गई, एक तो डिफॉर्मेशन काफी इजीली आ गए मेरे हाथ से, और क्या ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर पाई? तुरंत नहीं कर पाई। तो ये कैसी है बच्चा पार्टी? एक प्लास्टिसिटी है, या एक प्लास्टिक अपने प्लास्टिक जोन में चली गई। ये प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रही है। ये बात क्लियर है? अब थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल्स आते हैं इलास्टोमर। समझो बच्चा पार्टी, हमने इसको प्लास्टिक क्यों बोल दिया कि इसकी प्लास्टिक जोन में चली गई है, ये प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रही है, बिकॉज इस पे फोर्स लगा के
डिफॉर्मेशन लाना बहुत इजी था। वही अगर मैं कोई मेटल का, स्टील की क्या कहते हैं ये बॉटल होती, तो क्या बच्चा पार्टी मेरे हल्क जैसे तो हाथ है नहीं कि मैं दबाऊंगा और वो पिचक जाएगी। उसमें डिफॉर्मेशन लाना काफी डिफिकल्ट होगा स्टील की बॉटल में, और ये प्लास्टिक की थी तो देखो कैसी क्या हालत हो गई एक ही हाथ से करने पे। ठीक है, अब बच्चा पार्टी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं जिनको अपन कहते हैं इलास्टोमर्स। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा है अलग से लगा के। ठीक है, तो इलास्टोमर्स क्या प्रॉपर्टी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि रबर। रबर की क्या प्रॉपर्टी है कि भाई फोर्स लगाओगे, थोड़े ही फोर्स में उसमें डिफॉर्मेशन लाना बहुत इजी होता है, लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन भी कर लेती है। अनटिल ये नहीं कि ताकत लगा के पूरा खींच दिया, बहुत खींच दोगे तो भाई स्टील को भी तुम डिफॉर्म करके उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में स्टील भी नहीं आ पाएगा। सेम विद रबर, सिंपल सी बात है, इलास्टोमर मतलब आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, डिफॉर्म तो हो गई, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाया वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर ले रही है, इसलिए इलास्टोमर कह रहे हैं। ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे प्लास्टिसिटी कह रहे हैं। ये बात क्लियर होगी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मतलब, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मतलब, एंड इलास्टोमर मतलब। इलास्टोमर मतलब फोर्स लगाया डिफॉर्मेशन हो जाएंगे, जैसे रबर लगाया बहुत इजीली डिफॉर्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही हटाओगे अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में भी तुरंत आ जाती है। तो इलास्टोमर्स आर मटेरियल दैट गेट एलोंगेटेड इजीली, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हुक्स लॉ। सबसे ज्यादा बार जो सवाल आए हैं इस चैप्टर में वो हुक्स लॉ से आए। तो देखो यहां पे मैंने छोटा छोटा सा लिख रखा है, अगर तुम्हें दिख रहा हो, जब तुम नोट्स डाउनलोड करोगे तो तुम्हें बहुत क्लियरली लिखा होगा। तो मैंने पूरे नोट्स में ये भी मार्क कर रखा है कि कौन से टॉपिक पे, कौन से स्टेटमेंट में, किस साल में नीट में सवाल आया है। हर एक चीज क्लियर कट इंसाइट मिलेगा आपको इस माइंड मैप से, इस शॉर्ट नोट से। क्लियर है? तो हुक्स लॉ इस पे नीट 2023 में, 2013 में, 2020 में, 2018 में, 2014 में, मतलब मैक्सिमम टाइम्स अगर बच्चा पार्टी सवाल आया है तो हुक्स लॉ पे ही आया है। और इसकी एक बहुत सिंपल सी वजह भी है, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। वाई क्या होता है, वाई को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या कैसे डिफाइन करते हैं, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल। कितना डिफॉर्मेशन आया और क्या उसके ओरिजिनल रेशियोज थे या ओरिजिनल क्या डायमेंशन थी। तो डिफॉर्मेशन इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को स्ट्रेन कहते हैं। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, शेयर होता है, बल्क होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो ये सारी बातें नेक्स्ट पेज पे मैंने क्लियरली बता रखी है, लेकिन अभी के लिए हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस सिंपली क्या कहता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेस डिफाइन करते हैं इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन डिफाइन करते हैं डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिन। ठीक है, अब मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात करें तो दो ग्राफ है, एक ये इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है इसके इंपॉर्टेंट होने का, बिकॉज ये ग्राफ मैंने कहां से उठाया है बच्चा पार्टी, एनसीईआरटी से उठाया। नीट 2021 की कहानी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर एनसीईआरटी आपने खोली हो गलती से तो आप देखेंगे वहां पे रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम वायर और रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये तीनों के ग्राफ एक साथ बने हैं। एग्जामिनर ने क्या कर दिया बच्चा पार्टी, एक क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो जो एनसीईआरटी के ग्राफ को स्टडी करके गया था उसने सही कर दिया, बिकॉज लॉजिक लगा के तुम वो सवाल नहीं कर सकते, बिकॉज लॉजिक लगा के जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वो फॉर्मूला किसके लिए, नाइक्रोम वायर के लिए। जो लीनियर रिलेशन आता है वो किसके लिए, नाइक्रोम वायर के लिए। तो कॉपर के लिए एनसीईआरटी में चूंकि ग्राफ था, डायरेक्टली पूछ दिया तो मैं बताना था, बोनस भी नहीं हो सकता। तो सिमिलरली इलास्टोमर्स के लिए ये ग्राफ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। कैसा आता है, नॉन लीनियर ग्राफ आता है, ध्यान रखना है कैसा ग्राफ आता है, नॉन लीनियर। एनसीईआरटी में लिखा है, क्या लिखा है, इलास्टोमर्स और टिश्यू ऑफ एरोटा।
मतलब जो ब्लड वेसल्स, जो अपनी नर्व्स जो है ब्लड से जो खून को पंप खींचती हैं, खून प्रोवाइड करती हैं, वो कैसी होती है, रबर लाइक मटेरियल होता है। तो वो इलोंगेट भी हो जाती है, जैसे हार्ट पड़ा रहा है, तो हार्ट की भी टिश्यू कैसे बिहेव कर रही है, एक तरीके से इलास्टोमस जैसा बिहेवियर है, रबर जैसा बिहेवियर है, तुरंत इलोंगेट भी हो जाते हैं और फिर तुरंत अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन भी कर लेते हैं। तो इलास्टोमस या टिश्यू ऑफ एरोटा के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है वो कैसा आता है, इस तरीके का आता है, नॉन लीनियर ग्राफ आता है। एनसीईआरटी का आज अभी तक तो नीट की हिस्ट्री में नहीं पूछा गया, लेकिन आई अगेन मैं कह रहा हूं, जैसा जैसा नीट एनसीईआरटी सेंट्रिक होता जा रहा है तो एनसीईआरटी के सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं, जो भी एनसीईआरटी में है अपने माइंड मैप में है इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इस ग्राफ में, अगर किसी भी बॉडी के लिए आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या चीज, इस एक्सिस पे स्ट्रेस है और इस एक्सिस पे क्या है बच्चा पार्टी, स्ट्रेन है, ठीक है। तो इस एक्सिस पे स्ट्रेन है और इस एक्सिस पे यहां पे एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। क्या ये ग्राफ स्टील का है, आयरन का है, रबर का है, किसका है? तो समझो बच्चा पार्टी, ये किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल या बॉडी का नहीं है, ये दुनिया के सारे मटेरियल, आयरन, कॉपर, स्टील, मतलब जितने भी मेटल है ना, मतलब सॉलिड्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात, जितने भी मेटल है ना सबके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन, गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर, स्टील, आयरन, मतलब जितने भी होते हैं सबके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट किए गए और उनकी स्टडी के बेसिस पे एक कॉमन ग्राफ बनाया गया कि जितने डिफरेंट एस्पेक्ट या डिफरेंट पॉइंट किसी के ग्राफ में लाई कर सकते किसी भी मटेरियल के, वो सारे मिला के एक ग्राफ बना। तो ये किसी एक फिक्स मटेरियल का ग्राफ नहीं है, ये दुनिया के सारे पॉसिबल मटेरियल का मिक्स्ड ग्राफ है। मतलब अब कोई भी किसी भी मटेरियल के लिए ग्राफ बनाओगे तो वो इसी ग्राफ का कोई एक पार्ट ही होगा। क्लियर है? तो इसमें 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट ए, बी, सी, डी, 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। मतलब इस पॉइंट से पहले पहले तक, इस पॉइंट से पहले पहले तक हुक्स लॉ ओबे होता है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मतलब हुक्स लॉ ओबे होता है। आप अपने की पॉइंट में ये बात ऐड भी कर सकते हो। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मतलब यहां तक ए पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड रहता है और बॉडी अपने इलास्टिक जोन में होती है। मतलब इस पॉइंट से पहले पहले आपने डीफॉर्मिंग फोर्सेस हटा लिए, इस पॉइंट से पहले पहले आपने डीफॉर्मिंग फोर्सेस हटा लिए, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगी। यहां पे एक छोटी सी एरर है, मैं अपडेट कर दे रहा हूं। ये इस एक्सिस पे स्ट्रेन नहीं आता, इस एक्सिस पे क्या आता है, स्ट्रेस आता है। इस एक्सिस पे क्या आता है बच्चा पार्टी, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस इस एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे क्या आता है, स्ट्रेन, सॉरी एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन आता है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस आता है। क्लियर है? तो ए पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। इस पॉइंट तक क्या होता है बच्चा पार्टी, इस पॉइंट तक क्या होता है, हुक्स लॉ, जो पढ़ा था यहां पे, हुक्स लॉ ओबे होता है। बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है। मतलब बी पॉइंट, ए से बी जाला जो नहीं है, ए पॉइंट तक सिर्फ हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, इसके बियॉन्ड चले जाओगे तो हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा, हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो ए के बियॉन्ड जैसे गए हुक्स लॉ तो वैलिड, तो ओबे नहीं हो रहा, फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन बॉडी अभी भी किस में है, अपने इलास्टिक जोन में है। बॉडी इलास्टिक जोन में, इस बात का क्या मतलब है, जब आपने उस पर लगने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, जैसे कि बच्चा पार्टी, अगर मैं इस बॉटल की बात करूं, वापस से आ जा रही है अपनी मदद करने, मैं थोड़ा बहुत फोर्स लगा रहा हूं तो देखो डिफॉर्मेशन नहीं हो रहे, या हो भी रहे हैं तो जैसे ही मैं डिफॉर्मेट अपना हाथ हटा रहा हूं, इसका शेप एंड साइज रीगेन हो जा रहा है बिना, देखो थोड़ा डिफॉर्मेशन हुआ भी, मैं अच्छा खासा ताकत से पकड़ा हूं, देखो मेरे हाथ कहां पर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हटाया तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है। मतलब अभी जो मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं वो विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट है, मतलब बी पॉइंट से पहले पहले तक का मैंने स्ट्रेस इसमें अप्लाई किया।
तो बी पॉइंट से पहले अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, स्ट्रेस हटा दी, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगी। यहां तक बच्चा बॉडी कंफर्टेबल है, क्लियर है? तो बी हो गया इलास्टिक लिमिट। सी होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस किसी बॉडी में डेवलप हो सकता है वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, जिसे पॉइंट सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी होता है फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब आप उसे खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते रहे हो, एक लिमिट तो आएगी ना भाई जब टूट जाएगा। तो सी है कि जब आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते जा रहे हो लेकिन एक लिमिट आएगी बॉडी में, उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा, बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, तो उसके बाद बॉडी का जो इंटरनल फोर्स है वो घटने लगेगा। और डी पॉइंट पे आके बॉडी दो हिस्सों में टूट जाती है, तो डी पॉइंट को क्या कहते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। सिंपली बात क्लियर है? ए मतलब हुक्स लॉ ओबे हो रहा है ए तक, ए के बियॉन्ड गए तो हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, लेकिन अभी भी बॉडी इलास्टिक जोन में रहेगी। ए तक बॉडी इलास्टिक जोन में भी है, हुक्स लॉ भी फॉलो हो रहा है। ए से बी में बॉडी अपने हुक्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रही, लेकिन अभी भी बॉडी अपने इलास्टिक जोन में, मतलब अभी भी अगर आपने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन। लेकिन बी के बियॉन्ड चले गए तो क्या होगा बच्चा पार्टी? एक बार बी के बियॉन्ड चले गए तो क्या होगा? कुछ एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएंगे, मतलब उसके बाद अगर आपने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दिया तब भी बॉडी में कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन रह ही जाएंगे। मतलब एक बार बी क्रॉस किया, आप किस में चले गए? बॉडी के प्लास्टिक रीजन में चले गए, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन बॉडी में आ चुके हैं, अब वो इरिवर्सिबल है। सी पॉइंट इज अल्टीमेट स्ट्रेस, मतलब मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस जो बॉडी में डेवलप हो सकती है, एंड डी पॉइंट इज फ्रैक्चर, उसके उस पॉइंट पे जाके बॉडी दो हिस्सों में टूट जाएगी। तो ये पेज आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पेज की तरफ। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, काफी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस पे कई सारे सवाल बनते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यंग्स मॉडुलस को भी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल। तो क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो। फॉर्मूला देख के लगता है कि यंग्स मॉडुलस किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस दिखता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लगता है। लेकिन मजे की बात यह है दोस्त, ये यंग्स मॉडुलस जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ना स्ट्रेस पे डिपेंड करता है ना स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, ना ये स्ट्रेस पे डिपेंड करता है ना ये स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। तो ये इंडिपेंडेंट होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के इंडिपेंडेंट होता है यंग्स मॉडुलस। ध्यान रखना बच्चा पार्टी, की पॉइंट है, देखने में लगता है स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है तो देख के लगता है कि स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन तुम स्ट्रेस बढ़ाओ घटाओ यंग्स मॉडुलस को कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस इंडिपेंडेंट होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के। की पॉइंट में येलो कलर से लिख भी रखा है, ठीक है? उसके तो इंडिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहली बात मटेरियल पे डिपेंड करता है, कॉपर का अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा। जैसे ही मटेरियल बदल देंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बदल जाती है। दूसरी बात किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे पहले, ठीक है? एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट, मतलब स्टील के लिए कांस्टेंट है, एल्युमिनियम के दूसरा कांस्टेंट है, कॉपर के लिए दूसरा कांस्टेंट है। मटेरियल पे डिपेंड करता है, और मटेरियल अगर सेम है, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे तो वो सेम रहता है, नहीं बदलता। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? इंप्योरिटी पे। इंप्योरिटी बढ़ाते हैं, एक ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है? ऑलवेज वैलिड नहीं है, लेकिन हाँ सवाल आएगा तो तुम कर देना। इंप्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो इंप्योरिटी अगर बढ़ाएंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ती है। मतलब समझो, अगर स्टील और आयरन की बात करें तो आयरन का एलॉय ही तो बना रहे हैं वो स्टील, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कुछ छोटी मोटी इंप्योरिटी फॉरेन सब्सटेंस ही ऐड किए हैं। तो इंप्योरिटी मतलब ऐसा नहीं कचरा डाल दिया, फॉरेन सब्सटेंस इन द बेस एलिमेंट। तो इंप्योरिटी एडिशन से इन जनरल यंग्स मॉडुलस इंक्रीज करता है। टेम्परेचर का इफेक्ट अगर आपसे पूछ दिया जाए, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है ये, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या यंग्स मॉडुलस बोलूं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घटता है। तो किन पे डिपेंड करता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। इंप्योरिटी बढ़ाने से, इंप्योरिटी मतलब समझ रहे हो कचरा नहीं, फॉरेन सब्सटेंस एलॉयज जब फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो इंप्योरिटी बढ़ाने से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घटती है, एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब बात करते हैं मॉडुलस हैविंग। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख के हमें क्या पता चलता है? मॉडुलस हैविंग हायर यंग्स मॉडुलस मॉड्यूलाई रिप्रेजेंट हायर स्ट्रेंथ। ये स्टेप
पॉइंट नीचे लिखा है, ठीक है। मॉडुलस, हायर मॉडुलाई रिप्रेजेंट हायर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जिसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, अपन मानते हैं इन जनरल कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे कि स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है तो वो क्या होगा बच्चा पार्टी, उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। कॉपर की यंग मॉडुलस, स्टील का यंग मॉडुलस कॉपर से ज्यादा होता है, कॉपर का ब्रास से ज्यादा होता है, ब्रास का एल्युमिनियम से ज्यादा होता है। तो जो सबसे ज्यादा जिसका यंग मॉडुलस होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है। उसके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, मतलब वो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा अपने शेप एंड साइज में चेंज लाने को। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। सारी एक एक बात एनसीईआरटी की धूड़ के बिल्कुल पॉइंट वाइज लिख दी। एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बचा एनसीईआरटी। अब आते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। कई बार सवाल आएगा जिसमें आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व दे देगा। तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब इस वक्त हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, और जब हुक्स लॉ फॉलो होता है तब इस लाइन का स्लोप क्या दे देता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं या यंग्स मॉडुलस की बात करूं, वो किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। स्लोप कैसे निकालते हो, वैल्यू ऑफ tan थीटा। क्लियर है। अब बात करते हैं ये जो प्राइमरी लॉ पढ़ा था हुक्स लॉ, अब इसी लॉ का एप्लीकेशन अपन पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हुक्स लॉ को तीन डिफरेंट कंडीशंस में बताया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन में, एक शेयरिंग के कंडीशन में जो एनसीईआरटी से मतलब अपडेटेड नीट के सिलेबस के हिसाब से वो आउट ऑफ एनसीईआरटी मतलब आउट ऑफ सिलेबस वाली बातें हैं, और थर्ड आता है बल्क मॉडल्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन की, जो सबसे ज्यादा फेवरेट है नीट का, सबसे ज्यादा सवाल इस पे ही आते हैं। तो बच्चा पार्टी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं बच्चा पार्टी, दो तरीके के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होते हैं। कौन कौन से बच्चा पार्टी, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल। ये मान लो पेंसिल है, मैं इसको ऊपर नीचे से दोनों से दबाऊं दबाऊं, जब आप दबाओगे कंप्रेस करोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और इसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचोगे, इसकी लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो टेंसाइल आएगा, और लेंथ को कम करने की कोशिश करोगे तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे कंप्रेसिव कहते हैं। तो कंप्रेसिव और टेंसाइल इज अ कह लो पार्ट ऑफ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए क्या लिखोगे, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, यानी वही लिखा है हुक्स लॉ। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात हो रही है तो हमेशा एफ परपेंडिकुलर आएगा, इंपॉर्टेंट है शब्द परपेंडिकुलर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है वो लेते हैं एफ परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू वाई। वाई क्या था, यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह दो, इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। यहां पे जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करते हैं तो जो यंग्स वाई होता है उसे क्या कह देते हैं, यंग्स मॉडुलस। क्लियर क्लियर है। अब एक ग्राफ आप ऐसा समझो, मान लो ये वाला ग्राफ कहां से आया बच्चा पार्टी, समझना बच्चा पार्टी, जो अपन ने ये ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन में आपको दो ग्राफ दे दिए, एक ए और एक बी। तुमसे पूछा है कि बताओ ए मटेरियल कैसा है, बी। तो देखो ए में पहले खत्म हो गया ये ग्राफ, मतलब जहां पे ग्राफ खत्म हो गया मतलब उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। तो जो पहले जिसका ग्राफ खत्म हो जा रहा है वो कैसा है बच्चा पार्टी, ब्रिटल इन नेचर है। कैसा है, ब्रिटल, तो वो जल्दी टूट जाएगा। ए का ग्राफ देखो बहुत दूर तक जा रहा है, सॉरी बी का, तो ये कैसा है, डक्टाइल एंड मैलिएबल। तो बच्चा पार्टी जो बी मटेरियल होता है, जो डक्टाइल एंड वेरिएबल, मतलब जिसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जितना लंबा मिलता है, ये जोन जितना लंबा मिलता है उसे उतना डक्टाइल एंड मैलिएबल मटेरियल कहते हैं। वो मटेरियल्स यूज होते हैं ज्वेलरी फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए एल्युमिनियम और गोल्ड का अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट बहुत लेंदी जाता है, ठीक है। तो मैं एल्युमिनियम एंड गोल्ड कैसे होते हैं, सॉरी सिल्वर एंड गोल्ड की बात कर रहा था। सिल्वर एंड गोल्ड कैसे होते हैं, हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल, इसलिए उनकी ज्वेलरी बनती है। तो ए जल्दी टूट गया इसलिए मोर ब्रिटल बोला, बी के लिए ये कर्व लंबा है इसलिए इससे मोर डक्टाइल बोला गया। नीट 2019 पे इस कंसेप्ट पे सवाल आया भी हुआ इसलिए लिख दिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्लियर हो गया। अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की। मान लो किसी सॉलिड को आपने किसी लिक्विड के अंदर डाल, तो क्या बच्चा पार्टी उस पर एक प्रेशर लगेगा एक्स्ट्रा,
एक्स्ट्रा, शब्दों पे ध्यान देना मेरे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, कंप्रेस कर रहा है, वो क्या डेवलप कर रहा है इसमें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसके बराबर होता है, डेल्टा पी। क्यों सर प्रेशर कैसे आ गया, अभी तो फोर्स पर यूनिट एरिया कह रहे थे। तो दोस्त एक बात बताओ, फोर्स पर प्रेशर की भी तो डेफिनेशन ये है सर। अच्छा प्रेशर तो ठीक है, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी क्यों लिखा, बिकॉज समझो बच्चा पार्टी, अगर ये बॉटल है, इसका अभी ये शेप एंड साइज है, देखो वापस से आ गए, तो क्या ये जीरो प्रेशर कंडीशन पे, नहीं, अभी भी एटमॉस्फेयर के तो कांटेक्ट में है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही इसकी ये शेप एंड साइज है। तो अगर आप इसको किसी लिक्विड में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, चेंज इन प्रेशर आ रहा है, तो वही चेंज इन प्रेशर किसके बराबर होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के, बिकॉज प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। जैसे यहां पे यंग्स मॉडुलस लिखते थे, वैसे ही यहां पे बी लिख दोगे जो कि बल्क मॉडुलस होता है। चूंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यहां लेंथ की बात कर रहे थे तो डेल्टा एल बाय एल आ रहा था, और यहां वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो डेल्टा वी बाय वी। ये दोनों फॉर्मूले सेम है। देखो एफ परपेंडिकुलर पर अपॉन एरिया, चूंकि लिक्विड के अंदर है तो प्रेशर की बात करेंगे बिकॉज हर डायरेक्शन से लग रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर, चेंज का लॉजिक बता दिया, जैसे यंग्स मॉडुलस लिखते थे वैसे वहां पे बी लगा दिया, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी। बी को कहते हैं बल्क मॉडुलस, डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन प्रेशर होता है। के क्या हो लिखते हैं बच्चा पार्टी, के एक टर्म होता है, इसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस के। यहां पे सर माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया कि किसी भी बॉडी को जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करते हैं, प्रेशर लगाओगे तो वो कंप्रेस ही करेगा, उसके वॉल्यूम को श्रिंक ही करेगा, जो डॉटेड दिख रहा है वो श्रिंक्ड वॉल्यूम है, तो डेल्टा वी हमेशा नेगेटिव आएगा। अब फाइनल आंसर में नेगेटिव देखना हमें पसंद नहीं है, तो जबरदस्ती का एक माइनस फॉर्मूला बनाने वालों ने लगा दिया कि फाइनल आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आए। ये बात क्लियर है। अब थर्ड आता है शेयर स्ट्रेस की बात। ये रिमूव्ड पार्ट है एनसीईआरटी से, सॉरी सिलेबस से, ठीक है, जो आपका अभी अपडेटेड सिलेबस आया नीट 2024 के लिए, उसके अकॉर्डिंग इस पार्ट को हटा दिया गया है। हालांकि अगर मैंने चेक भी किया तो प्रीवियस पीवाईक्यू में एक भी सवाल नहीं है शेयर वाले क्वेश्चन, तो पहले भी ये रिमूव्ड ही था टेक्निकली। तो शेयरिंग मतलब क्या होता है, पैरेलल टू द सरफेस जब आप फोर्स लगाते हैं, बुक के पैरेलल, मैं बता दे रहा हूं 2 मिनट लगेंगे बस, पैरेलल टू द सरफेस लगाते हैं फोर्स, उसे शेयरिंग कहते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेस कैसे डिफाइन करोगे, एफ पैरेलल पर यूनिट एरिया। लॉन्गिट्यूडनल कैसे डिफाइन करते हो, एफ परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। वहीं शेयरिंग कैसे होता है, पैरेलल टू द सरफेस होता है, इसलिए एफ पैरेलल पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू ईटा। इसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। डेल्टा एक्स, मान लो किसी बॉडी को तुमने मान लो सिलेंडर के ऊपर पैरेलल टू द सरफेस फोर्स लगाया, तो ये एक्स आगे गई, ये एक्स आगे लग गई, तो ये पैरामीटर अगर डेल्टा एक्स आपको दे रखा है और ये लेंथ इसकी एल दे रखी है क्वेश्चन में, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू ये एंगल जो थीटा डेवलप हो रहा है टेन थीटा, इसे शेयर स्ट्रेस कहते हैं। लिख दिया, फॉर्मूला देख लेना। रिमूव्ड है तो 99% नहीं आएगा, फॉर 1% चॉइस अगर तुम्हारे आंखों के फाइनल समय जब तुम रिवाइज करो आंखों के सामने से अगर जाएगा तो आई होप तुम्हें शायद ध्यान रहे। जो मैंने अभी यहां लिखा वो हटा दे रहा ताकि नोट्स गंदे ना हो। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलिए ये पेज पूरा क्लियर हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पे नीट 2017 में सवाल आया था, मैंने लिख दिया, ये पार्ट रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो सब कुछ पता चल रहा है क्या है सिलेबस में है क्या नहीं है, कब पूछा गया है, सारी चीज ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के बारे में 100% क्लैरिटी तुम्हें आ चुकी है। अब बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। ये पार्ट भी अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस चीज है, ठीक है। नीट 2019 पे इस पे सवाल भी पूछा गया था। अब ये क्या कहता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, हाफ टाइम स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होती है। अब स्ट्रेस को इस फॉर्मूले से अगर तुम देखो दोस्त, वाई टाइम्स स्ट्रेन लिख सकते हो, तो स्ट्रेस की जगह वाई टाइम्स स्ट्रेन लिख देंगे तो वाई टाइम्स स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। और वहीं स्ट्रेन को अगर लिखना चाहूं स्ट्रेस के टर्म्स तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लिख दूंगा, तो ये फॉर्मूला डेवलप। हालांकि ये पार्ट सिलेबस में नहीं है बट फॉर्मूला एटलीस्ट मुझे लगता है कि एग्जाम से जस्ट पहले देख लेना, मान लो उनसे कुछ हो जाए कि नहीं सर हमसे तो गलती हो गई, हमने पूछ दिया, अब तो तुम बताना पड़ेगा। अब आती है एक कंसेप्ट ब्रेकिंग स्ट्रेस का, समझना बच्चा पार्टी। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में और मटेरियल ये पूछे कि कब टूटेगा, ब्रेक करेगा,
तो कभी भी तुम फोर्स से कंपेयर नहीं करोगे। कोई भी मटेरियल कब टूटेगा, समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट कब टूटेगा भाई, समझो स्टील की पतली सी रॉड बनाओगे इजीली टूट जाएगी, मोटी रॉड बनाओगे तो पूरी हाथ ताकत लग जाएगी, नहीं टूटेगी, ठीक है। माचिस की पतली सी वुडन तिल्ली होती है, तोड़ देते हो, वही अगर पूरी की पूरी डाल तोड़ने को कहे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, नहीं टूटेगी। तो मतलब वो मटेरियल की प्रॉपर, मटेरियल कब टूटेगा वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे नहीं डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस पे। तो जब भी टूटने की बात हो तो तुम दो मतलब ब्रेकिंग वाला क्वेश्चन में बोलोगे बताओ ये कब टूटेगा, तो तुम कैसे सोचोगे, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस सोचोगे। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच मटेरियल विल ब्रेक, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो की। ये भी क्या है, सिलेबस से रिमूव्ड पार्ट है, नए सिलेबस बता दे रहे होता क्या है, बस समझ लो। ये रॉड है, इसको जब खींचोगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो इलोंगेट होगी, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए क्या इसकी डायमेंशन कंप्रेस भी होगी, कंप्रेस होगी बिल्कुल। किसी चीज को खींचोगे तो लंबा हो रहा होगा तो पतला भी होगा। तो स्ट्रेस क्या, पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, मतलब इसकी विड्थ में कितनी कमी आई, और अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी लेंथ बढ़ी। तो इस लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी बाई डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जो अभी तक डिफाइन करते हैं वो डेल्टा एल बाय एल। पॉइजन रेशियो की वैल्यू किसी भी मटेरियल के लिए 0.5 से लेकर -1 से 0.5 के बीच में होती है। रिमूव पार्ट है लेकिन बता दिया। आखिरी समय में मन हो तो एक बार देख लेना, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। अब बात आती है कि सर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। हर एक सवाल में, चूंकि देखो जो भी न्यूमेरिकल आया मैंने बताया तुम पे किस पे आए हैं, हुक्स लॉ पे ही आए हैं, और आएगा भी तो किस पे आएगा, हुक्स लॉ पे आएगा। तुम्हें दो ही स्टेप लगाने हैं। सबसे पहला क्या करना है, फाइंड टेंशन इन रोप और रॉड। या तो रस्सी दी होगी या रॉड दे रखी होगी, उसमें टेंशन निकालिए। टेंशन कैसे निकालते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ा था कि टेंशन, तो टेंशन निकालने वाले खूब सारे सवाल किए थे न्यूटन्स लॉ। बस वही एग्जैक्टली तुम भूल जाना कि मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सवाल है, तुम सोचना न्यूटन्स लॉ का सवाल है, टेंशन निकालनी, टेंशन निकाल देना। एक बार टेंशन निकाल दी तो एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, हुक्स लॉ लिख रहे थे, अप्लाई हुक्स लॉ, जो आपने ये बात करी थी, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो इस एफ परपेंडिकुलर की जगह आप क्या लिख दोगे, जो अप्लाइड, जो टेंशन निकाली है एफ परपेंडिकुलर की जगह बस टेंशन वैल्यू पुट कर देना, बाकी ये फॉर्मूला लगाना। हर एक सवाल होगा, करके देख लो पीवाईक्यू। अब आता है एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ लोड। कोई मान लो मास वाली रस्सी है, मासलेस रस्सी की बात नहीं कर रहा, मास वाली रस्सी है, तो क्या होगा बच्चा पार्टी, उसमें बस वर्टिकली लटका रखा है, तो वर्टिकली जब उसको लटकाओगे तो खुद के वेट की वजह से उसमें एलोंगेशन आएगा। कितना आता है, डेल्टा इज इक्वल टू mgl अपॉन 2a। m मास है, g क्या है ग्रेविटी, l क्या है लेंथ अपॉन 2 टाइम्स a। तो ग्रेविटी बोलेगा कि मून पे चले गए तो बताओ कितना एलोंगेशन होगा, इसी तरीके के उलझुल सवाल पूछेगा, फॉर्मूला ये आता है, ध्यान रखना। अब आता है डिप्रेशन इन बीम। हालांकि सवाल कभी नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी में एक कोई चीज जो जिसका डेरिवेशन नहीं दे रखा है, सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है, मेंशन कर रखी, तो मैंने लिख दिया कि ध्यान रखना। तो इसमें इन्होंने क्या बताना पड़ा चाहे कि मान लो तुमने कोई बीम डाली, तो उसकी ये वाली लेंथ अगर d है तो डिप्रेशन का फॉर्मूला WL क्यूब अपॉन 4 टाइम्स B इंटू डी क्यूब, डी क्या है ये वाली डायमेंशन, इंटू यंग्स मॉडुलस होता है। अब समझो कोई भी बीम अगर क्रॉस सेक्शन की बात करोगे तो क्या होगा बच्चा पार्टी मतलब एक तो इसकी गहराई होगी और एक अंदर भी तो होगा, गहरान भी होगा, मतलब कोई क्यूबॉइड होगा ना। तो ये तो जो तुम्हें दिख रही है और जो बोर्ड के अंदर डायमेंशन जा रही होगी, जो मैंने यहां मेंशन करी है बी, तो देखो बी पे ज्यादा डिपेंडेंट, बी की पावर 1 पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डी के इनवर्स, डी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। डेल्टा इज डिप्रेशन कि जब आपने उस पर लोडिंग दी तो वो कितना नीचे जा रहा है, ब्रिजेस बनाने के ये काम आता है। तो किसी भी बीम को इस तरीके से रखा जाता है कि जो डायमेंशन ज्यादा लंबी हो, क्योंकि डी के डायरेक्ट डी के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो डी जितना बड़ा होगा डिप्रेशन उतना छोटा आएगा। तो इस तरीके से रखा जाता है किसी भी रेक्टेंगुलर स्लैब को कि ये वाली चीज ज्यादा मिले रेदर देन क्रॉस सेक्शन ये वाली चीज, ठीक है। तो ये डिप्रेशन इन बीम का ये फॉर्मूला है। लॉजिक क्या था वो बता दिया, यही थी पूरी एनसीईआरटी, सारे की पॉइंट्स, सारी चीजें बता दी कि कौन सी एनसीईआरटी से डायरेक्ट रिलेशन है, कौन से ग्राफ हैं, कौन से सवाल आए हैं, किस साल आए हैं, क्या चीज हटाई गई है, क्या चीज रखी गई है। दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू, लव यू ऑल। एक जेन्युइन फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको कैसे लगा ये लेक्चर और कैसे लगे ये मेरे एफर्ट्स, जो मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया हर एक चीज में दे दिया।
कोई और एनालिसिस बची ही नहीं है करने को। क्लियर है दोस्त? थैंक यू दोस्त।